माँ श्री नर्मदेहर बहुत समय बाद आज नर्मदा परिक्रमा कर रही मैया से बात करने का सौभाग्य मिला। बिना किसी औपचारिकता के सीधे उनसे बात करते हैं। माई नर्मदेहर। नर्मदे हर। माई कहना नहीं चाहिए, परिक्रमा पर है आप। जी। कब प्रारंभ की? 2 दिसंबर को 2023। जी। कहाँ से प्रारंभ की? ओंकारेश्वर। जी। कुछ अपने घर परिवार के बारे में बताना चाहेंगे? मैं गृहस्थी हूँ, एक बेटी है और पति है। उनसे आज्ञा ली और जो बड़े बुजुर्ग हैं घर के, मेरे माता पिता, सास हैं, उन्होंने भी सबने खुशी खुशी आज्ञा दे दी तो निकल पड़ी। सब लोग कहाँ रहते हैं परिवार के? पूना में रहता है, मेरा मायका पूना में है और मतलब मैं महाराष्ट्र से हूँ और औरंगाबाद में मेरा ससुराल है। जी। कार्य क्षेत्र क्या रहा? गृहिणी है तो? मैं गृहिणी थी पहले, बहुत साल पहले काम करती थी, अभी गृहिणी हूँ। पति कहाँ काम करते हैं? वो इंजीनियर है, एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। जी। नहीं, इंडिया में कि बाहर? बाहर करते हैं तो कहना चाहिए मैं भी बाहर से परिक्रमा करने आई हूँ। किस देश से मतलब? मलेशिया से आई हूँ। मलेशिया मुस्लिम कंट्री कहा जाता है, वहाँ से इंडिया आकर नर्मदा परिक्रमा करना कैसे ये सब संजोग हुआ? अब रहने को वहाँ रहती हूँ लेकिन मैं हूँ तो भारतीय ही तो। लेकिन सच पूछूं तो नर्मदा परिक्रमा के बारे में पिछले साल तक मुझे कोई आइडिया नहीं थी, ना मेरे ससुराल में ना मायके में कुछ पता था कि परिक्रमा, नर्मदा का नाम सिर्फ सरदार सरोवर और नर्मदा मैया इतना ही जुड़ा हुआ था तब तक। लेकिन कुछ ऐसा संयोग हुआ कि व्हाट्सएप के द्वारा जो स्कूल का मेरा एलुमनीज का ग्रुप है, वहाँ पे किसी ने कुछ नर्मदा परिक्रमा के बारे में वीडियो शेयर किया था। तो मैंने अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से वो थोड़ा सा देखा, फिर थोड़ा सा गूगल किया, कुछ यूट्यूब में देखा, लगा कुछ अलग है, ये कुछ मतलब अलग चीज़ है और मतलब इस पर डेडिकेशन चाहिए, थोड़ा सा फिटनेस भी अच्छा चाहिए और थोड़ा सा माइंड का भी एक्सेप्टेंस लेवल बहुत बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो जो वीडियो देखे उसमें जो समझ में आया तो उस हिसाब से पूरी खुद से तैयारी कर ली, खुद की भी थोड़ा सा स्टडी किया, क्योंकि घर वालों को कन्विंस करना बहुत बड़ी बात थी तो उसके लिए मेरा होमवर्क होना ज़रूरी था। तो उसके हिसाब से मैंने सब अपने आप से सब निकाला, नॉलेज जो भी है, कैसे जाना होगा, कहाँ क्या होता है, कैसे रहना पड़ेगा, तो खुद को उसके हिसाब से 1 साल ढाला मैंने। फिज़िकली भी फिटनेस की थोड़ी तैयारी की कि पहाड़ चढ़ना पड़ेगा, कहीं कहीं उतरना पड़ेगा, तो और फिर घर वालों को कन्विंस करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। उन्होंने बोला तेरी खुशी है, तू चाहती है तो खुशी से जाओ। तो मैं तो उनकी बहुत ऋणी हूँ कि घर वालों ने बिना कुछ मुझे सोचे तुरंत ही आज्ञा दे दी, तो मैं निकल पड़ी। जब 1 साल आप तैयारी करती रहीं तो उस समय घर वालों को बताया था कि मैं किसकी तैयारी कर नहीं, रहा हूँ? नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा सा घुटने का तकलीफ है, थोड़ी सयाटिका का प्रॉब्लम है, तो पता है सबको कि मैं ज़्यादा चढ़ उतर नहीं कर सकती। तो पहले ही बता देती तो पहले ही मना कर देते। तो मैंने मतलब रेगुलर एक्सरसाइज करी, जब मुझे पता चला फिर थोड़ा ट्रैकिंग किया मेरे हस्बैंड के साथ, तो थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस होगा कि ये कर सकती है। फिर जब मैंने पूरा चार्ट निकाला, पूरा नॉलेज निकाला, बोलेंगी यहाँ यहाँ रहने वाली हूँ, इतना इतना होता है, तो फिर उन्होंने हाँ बोला। पहले किससे बात हुई? दोनों को एक साथ, मेरी बेटी है एक और पति, दोनों को साथ में ही मैंने बताया। जी। उन लोग फिर ससुराल वालों को? हाँ, वो तो खुश हो गया, क्योंकि मेरे सास ने कहीं से सुना हुआ था, मेरी सासू माँ ने, तो उनको थोड़ा सा आइडिया था, तो उनको तो बहुत खुशी हुई कि मेरी बहू ये ऐसा कार्य कुछ करने जा रही है, तो वो तो बहुत खुश हुई। मम्मी पापा को थोड़ी चिंता थी, क्या खाएगी, कहाँ सोएगी, कैसे लोग होंगे, अकेली जा रही हो, तो वो तो मतलब नेचुरली मम्मी पापा को चिंता होती है, हम कितने भी बड़े हो जाए। लेकिन उनको भी कन्विंस करना ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ा। ठीक है बोले, फिर एक ही कंडीशन पे छोड़ा कि जहाँ भी जाएगी और जहाँ से निकलेगी तो हमको कुछ खबर होनी चाहिए। मैंने भी कंडीशन रखी कि मुझे क्या खाया, कहाँ सोई, ये पूछना नहीं। क्योंकि वो उनको चिंता होगी, क्योंकि जो करता है उसका तो एक्सेप्टेंस लेवल हो जाता है, तैयारी मन की हो, लेकिन जो नहीं करते उनको चिंता होती है ना, कैसे रहेगी, क्या खाएगी, क्या सोएगी। तो मैंने वही बोला कि ये 2 क्वेश्चन मुझे नहीं पूछना कि मैं कहाँ सोई और मैंने क्या खाया दिन भर। बेटी को जब पहली बार बताया, जी। क्या रिएक्शन था बेटी का? मम्मा पता है कितना है, ऐसे कैसे, हाउ कैन यू डू दैट। वो आप आजकल की जो यंग जनरेशन बात करती है ना, वी डूइंग अ बिग एडवेंचर, आर यू अवेयर ऑफ, उसे सब कुछ बोलने की कोशिश की। मैंने कहा हाँ मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ।
कि उससे थोड़ा-सा प्राउड फीलिंग भी हुआ कि मेरी मम्मी ये ऐसा कुछ कर सकती है, ऐसा कुछ सोचती है इस उम्र में। तो उसे तो अभी भी लगता है कि तू तो मतलब कुछ अजीब चीज़ कर रही है। मतलब हर दिन बोलती है आज तुझे इतने दिन हो गए जाके, तू फिर भी चल रही है, तू रोज़ इतने किलोमीटर चलती है, फिर भी अच्छी है। तो थोड़ा-सा उसे आश्चर्य लगता है कि मम्मी कर पा रही है। अपने जीवन काल में कभी सोचा था कि इतना पैदल भी चल पाएँगी कभी? नहीं, नहीं सोचा था। मतलब पैदल ऐसे चलने की आदत तो थी, लेकिन सामान लेके चलना बहुत अलग बात होती है। अब सीधा चलो बिना सामान के तो वो तो मैं चल सकती थी, मतलब आदत थी। लेकिन अपना ही बोझा लेके चलना है ना, वो तो थोड़ा-सा दिमाग में होता है कि ये तो मेरा ही बोझा है, मुझे ही उठाना है। तो वो मुझे थोड़ा-सा था कि पता नहीं मैं चल पाऊँगी, क्योंकि जब शुरुआत की थी तो आमतौर पे ऐसे ही सब मेरे ख़्याल से परिक्रमावासी करते हैं कि शुरुआत की पहला जो हमारा विश्रांति का दिन होता है, वो 10-12 किलोमीटर का ही होता है। तो मेरे ख़्याल से मैया हमें तैयार करती है शूल पानी की झाड़ी के लिए। तो तब तक हमारा थोड़ा-सा बढ़ जाता है लेवल ऑफ फ़िज़िकल फ़िटनेस का। तो वो कर लिया, अच्छा लगा। फिर दूसरे दिन थोड़ा और फिर लगा कि नहीं कर सकते हैं। फिर जब झाड़ी का समय आया तब थोड़ा मुझे लगा कि अब मेरे घुटने क्या करेंगे पता नहीं। और मुझे रास्ते से नहीं जाना था, मुझे जो परिक्रमा का मार्ग है चढ़ाई वाला वही करना था, क्योंकि करनी है तो पूरी मन से, और जो जितना हो सके मैया किनारे करना था वो सोच लिया था। और वैसे भी घर वालों ने कभी टाइम का फ्रेम का रखा नहीं कि तू इतने दिनों में वापस आनी चाहिए। वो एक मेरे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज था कि मैं अपने मन से जितना चाहो कर सकती हूँ। तो तब शुरुआत में जब थोड़ा सा तकलीफ हुई तो लगा कि पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन मैया में भरोसा था पूरा। पहाड़ी भी पार हो गई कुछ बिना तकलीफ हुए, तो अभी तक तो ठीक से चल ही रही हूँ मैया कृपा से। सामान की बात की आपने, तो जब परिक्रमा में निकल रहे थे, तो क्या तैयारी की? सामान क्या-क्या रखना है, क्या नहीं? सामान की तैयारी तो अभी जो मैंने वीडियो देखे उसमें से जो भी मुझे अच्छा ठीक लगा। फिर ये एक समझ में आया कि सामान कितना भी हो, आपकी बैग बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है। क्योंकि आपका पूरा पीठ पे सामान होता है तो आपका पीठ पे पूरा जोर आता है, तो आपके पीठ का और कमर का हिस्सा उसको प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी बेटी ने मुझे बहुत अच्छी बैग दी थी जिसके लंबर सपोर्ट बोलते हैं, तो जो आपका पूरा कमर में थोड़ा बैलेंस हो जाता है, वेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो बैग, खाली बैग का वजन 1.5 किलो वगैरह होगा, लेकिन मेरे ख्याल से वो वर्थ है इन्वेस्ट करना और वही बैग लेना। आप भले आपका अंदर का सामान कम ज़्यादा करो, लेकिन बैग में इन्वेस्ट करो, और अच्छी बैग, तो आपको पूरी परिक्रमा के दौरान तकलीफ नहीं होगी। मुझे मैया कृपा से आज तक ना पीठ का दर्द है ना या कमर का दर्द है। तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जितना हो सके कम सामान ले लो, ऐसा मैं बोलूँगी, क्योंकि जो भी है अपने को ही ढोना है। तो सर्दी के दिन में हम लोग शुरू करते हैं परिक्रमा, तो ठंड की वजह से ब्लैंकेट भी चाहिए होता है, तो जितना लाइट वेट ले सको ले लो। स्लीपिंग बैग लेना भी मैं रेकमेंड करूँगी, क्योंकि एक तो पर्टिकुलरली लेडीज़ के लिए थोड़ा सा सेफ्टी के हिसाब से भी ठीक रहता है, और ठंड से भी अच्छा बचाव होता है। और बाकी सोचा था कि मैया किनारे जितना हो सके केमिकल का कोई उपयोग नहीं करूँगी, तो मैंने जो उपटन बोलते हैं वो लिया है साथ में। बाल धोने के लिए शिकाकाई ली है, तो वो लेके चल रही हूँ। अब जैसे जिसका संकल्प है वैसा। तो ये चीज़ें बोलते हैं शुरू करने से पहले आपको मानदाता की परिक्रमा करनी ज़रूरी है। उसके बाद जिस दिन आपको निकलना है परिक्रमा के लिए, उस दिन आपको घाट में जाके गौमुख से पानी भर के लेना है बॉटल में, और फिर वहाँ के पंडित जी कोई भी होंगे उनके साथ बैठ के फिर आपको संकल्प की पूजा और जो प्रक्रिया वो जो कराते हैं वो पूरी करनी होती है। फिर वहाँ से आप घाट से ही निकल जाते हो, फिर आपको वापस नहीं आना। एक बार संकल्प ले लिया तो आपको परिक्रमा शुरू करनी होती है। तो आप बैग वैग सब लेके ही घाट पे पहुँचो, संकल्प ले लो और चल पड़ो, ऐसा होता है। उसमें लगभग कितना समय लग जाता है? वो करीब 1-1.5 घंटा तो लगता है। अगर आपका सब पहले से ही आपने पंडित जी वगैरह सबसे बात की होगी तो 1.5 घंटा वगैरह लगता है। तो संकल्प किया आपने, जब निकले, जी, क्या चल रहा था मन में? एक तो मेरी बेटी आई थी मुझे मतलब निकलने से पहले, तो थोड़ा सा कि अब इसको मैं कब देखूंगी, ये मन में। फिर लगा कि मैं जो चाहती थी वो मैं एक्चुअली में कर रही हूँ। जो मैंने साल भर सोचा था, मैं एक्चुअली मैया के तट पे हूँ और निकल पड़ी हूँ। अब मैया भरोसे है जो कराएगी, कैसे कराएगी, क्योंकि शुरुआत से पहले के दिन से ही मैंने तट का मार्ग चुना। जो थोड़ा सा पहले ही दिन आपको खड़ी पहाड़ी चढ़नी होती है, जिसको खड़ा पहाड़ी बोला जाता है।
वो सच में खड़ा है, आपको अकेला नहीं कर सकते, आपको बहुत जगह आपको लगती है पार करने के लिए, किसी का हाथ सहारा लगता है। तो वो करना था, तो सोचा मैं बोझा लिया तो लगा बहुत भारी बैग है, पता नहीं मैं चढ़ भी पाऊंगी कि नहीं। वो थोड़ा सा संदेह मन में था, लेकिन जब शुरुआत करी तो आनंद आने लगा। और जैसे जैसे इस मार्ग से कम परिक्रमा वसी जाते हैं तो भीड़ कम होती है, और मैया का स्वरूप इतना शांत देख के लगा कि नहीं, ये कर पाऊंगी मैं, तो अच्छा लगा। कहीं मन में नहीं आया कि किसी के साथ परिक्रमा करते हैं? सच पूछूं तो मेरी एक सहेली थी स्कूल की, वो आने वाली थी, लेकिन कुछ कारणवश 3-4 महीने पहले पता चल गया कि शायद उसका नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरे घर वालों को नहीं पता था, क्योंकि उनका शुरुआत से था कि कोई साथ में लेके जाओ। हाँ हाँ बोलती रही, जब उसने बोला कि मेरा तो नहीं हो पाएगा, फिर मैंने सोचा अब घर वालों को कैसे कन्विंस करूंगी। फिर बोला, मैंने सोचा कि जब निकलूंगी तब बोलूंगी कि उसका कैंसिल हुआ है। तब तक मन में तैयारी कर ली थी कि मुझे अकेले भी हो करना ही है, और डर तो कभी नहीं लगा। अकेली भी जाऊं तो डरूंगी नहीं, ये तो मतलब डर लगा ही नहीं। मैया पे श्रद्धा थी और खुद का ख्याल खुद रखना है ये पता था, तो चल पड़ी।